है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम एंड अगर आपकी एज भी 35 के नीचे है एंड आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अभी अभी स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स एंड वेल्थ मैनेजर्स यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए जेनरस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करने के लिए। एंड उस स्ट्रैटेजी का नाम है एज बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। चलिए सिंपल लैंग्वेज में इस टर्म का मतलब समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है एंड किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले समझते हैं एसेट का मतलब क्या होता है। एसेट कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका यूज़ करके हम पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि कैश, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड एक्सेट्रा। एंड एसेट एलोकेशन एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें हम हमारे पैसों को डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म में कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। एंड एसेट एलोकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सभी इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज सेम रिटर्न नहीं देती है। कुछ कैटेगरीज ज़्यादा रिटर्न देती है तो कुछ कैटेगरीज लो लेकिन स्टेबल रिटर्न देती है। कुछ कैटेगरीज को हम इमरजेंसी फंड में यूज़ कर सकते हैं, वही कुछ कैटेगरीज वेल्थ जनरेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे तो बहुत सारी तरह की पॉपुलर एसेट एलोकेशन टेक्निक्स होती है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, कांस्टेंट वेटिंग एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन, इंटीग्रेटेड एसेट एलोकेशन। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एज बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन का ही एक मॉडल है। चलिए हम ये समझते हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपको कितने % इक्विटी में इन्वेस्ट करना है एंड कितने % बाकी कैटेगरीज में। तो अगर हम टॉप एनालिस्ट की बात माने तो हम रूल ऑफ 100 का यूज़ कर सकते हैं। रूल ऑफ 100 के हिसाब से आपको 100 में से अपनी एज माइनस करनी होगी एंड जो भी आंसर आता है आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में से उतने % इक्विटी में आप अलोकेट कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल से ये समझते हैं। जब आप 20 साल के होते हो एंड अगर तब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है तो इतनी कम एज में आपके पास पैसे तो ज़्यादा नहीं हो सकते बट टाइम बहुत सारा होता है। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कंपाउंडिंग होने के लिए ज़्यादा टाइम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रूल ऑफ 100 के हिसाब से 100 माइनस आपकी एज, जो कि इस सिचुएशन में 20 ईयर्स है, जिसका आंसर आता है 80। तो आप अराउंड 80% अपनी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में कर सकते हो बिकॉज हम सब यंग एज में हैं। एंड रिमेनिंग 20% इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है जिसके हिसाब से आपको रूल ऑफ 100 का यूज़ करके ही हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होती रहती है। एंड इसी वजह से बढ़ते हुए एज के साथ हमें अपनी इक्विटी की इन्वेस्टमेंट कम करनी चाहिए एंड फिक्स इनकम फंड्स जैसे कि बॉन्ड, रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हम किसी भी एज के हो, हमें हमेशा 6 से 12 महीने तक का इमरजेंसी फंड हमेशा अपने सेविंग अकाउंट, FD, RD या लिक्विड फंड में ही रखना चाहिए, जहाँ से आप उसको इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जल्दी से विड्रॉ कर सके। बिकॉज कोई भी नहीं जानता कि कब लाइफ में इमरजेंसी आ जाए। जैसे कि हमने देखा था कोविड-19 के टाइम पर लॉकडाउन हो गया था एंड बहुत सारे जॉब लॉसेस हुई थी। ऐसे सिचुएशंस के लिए ही हमें इमरजेंसी फंड को हमेशा रेडी रखना चाहिए ताकि हम मुश्किल वक्त अच्छे से निकाल सके। जब हमारी एज 30 से 40 साल के बीच में होती है तब हम करियर फोकस हो जाते हैं, लेकिन इस समय पर भी हम थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। एंड इसीलिए रूल ऑफ 100 के हिसाब से हम 60 to 70% एक्सपोजर इक्विटी में रख सकते हैं एंड रिमेनिंग 30 to 40% एक्सपोजर बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एंड गोल्ड में रख सकते हैं। 40 to 50 की एज में हम रिटायरमेंट के ज़्यादा करीब होते हैं एंड इसीलिए हमें अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का परसेंटेज कम कर अराउंड 50 to 60% इक्विटी में एंड रिमेनिंग 40 to 50% बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस समय पर आपको अपनी इमरजेंसी फंड में भी थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। समरी ऑफ वीडियो, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हो
इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में हमें सबसे नीचे कैश में हर एज में 10% दिख रहा है, जिसका मतलब ये है लिक्विड कैश यहाँ पे आपकी इमरजेंसी फंड को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको 6 से 12 महीने का रखना कंपलसरी हो जाता है, ताकि जब मुश्किल सिचुएशन आए तब आप उसको अच्छे से हैंडल कर सको। फिर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, बैलेंस्ड, डाइवर्सिफाइड, ELSS, ये सभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के टाइप के कॉलम्स हैं। एंड इसीलिए जैसे हम देख सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है हमें हमारी इक्विटी इन्वेस्टमेंट कम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम हमारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स को अपने पोर्टफोलियो में से निकालते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, क्योंकि स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर हाई रिस्क होता है। अगर आपको नहीं पता कि बैलेंस फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, ELSS फंड्स किसे कहते हैं, तो आप मेरा म्यूचुअल फंड वाला वीडियो आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। फिर फंड्स, डेट फंड्स क्या होते हैं ये भी मैंने मेरे म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है, तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एसेट एलोकेशन इन इक्विटी। डेट फंड्स एक टाइप के फिक्स इनकम फंड्स ही होते हैं जो इक्विटी से सेफ होते हैं, एंड इसीलिए एज बढ़ने के साथ साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट भी डेट फंड्स में बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस चार्ट को ऑब्जर्व करें तो हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो का फिक्स परसेंटेज गोल्ड, बॉन्ड, FD या रियल एस्टेट में हमेशा ही रखना चाहिए फॉर सेफ एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स। एंड ये जो आप चार्ट देख रहे हैं आपको इसी पैटर्न में इन्वेस्ट करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को प्रमोट करे। एंड कमेंट्स में आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊं। इसी के साथ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एजुकेशनल वीडियोस